आज जिस धरती पर हम खड़े होकर अपने सपनों के बारे में सोचते हैं, जहां हम मोबाइल स्क्रीन पर पूरी दुनिया देख लेते हैं, जहां हम चांद और मंगल पर पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं, कभी यही धरती आग का एक धधकता हुआ गोला थी। आज से लगभग 4 अरब साल पहले पृथ्वी पर ना तो पेड़ थे, न जानवर, न समुद्र और ना ही कोई इंसान। चारों तरफ उबलता हुआ लावा, जहरीली गैसें और लगातार गिरते उल्कापिंड थे। आसमान हमेशा धुएं से भरा रहता था और जमीन इतनी गर्म थी कि उस पर खड़ा होना तो दूर, कल्पना करना भी नामुमकिन था। उस समय कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि यही ग्रह एक दिन चेतना, भावनाओं और सवाल पूछने वाले जीव को जन्म देगा। करोड़ों साल तक पृथ्वी इसी हाल में रही, फिर धीरे धीरे उसकी सतह ठंडी होने लगी, वातावरण में मौजूद भाग बादलों में बदली और फिर शुरू हुई लगातार बारिश। ये बारिश कुछ सालों की नहीं बल्कि हजारों और लाखों सालों तक चलती रही। इस बारिश ने धरती के गड्ढों को भर दिया और दुनिया के पहले महासागरों को जन्म दिया। ये महासागर आज जैसे शांत और नीले नहीं थे, बल्कि गर्म, उथले और रसायनों से भरे हुए थे। वैज्ञानिक इन्हें एक तरह का प्राचीन सूप कहते हैं, जिसमें जीवन बनने के लिए जरूरी सभी तत्व मौजूद थे। और इसी सूप में कहीं बिजली गिरने से, कहीं ज्वालामुखी की गर्मी से और कहीं रासायनिक प्रतिक्रियाओं से इतिहास का पहला चमत्कार हुआ। जीवन की पहली चिंगारी भड़की। ये जीवन कोई बड़ा जानवर नहीं था, न ही कोई पौधा। ये एक बेहद छोटा, एक कोशिका वाला जीव था, जिसे नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता था, लेकिन उसमें एक अद्भुत शक्ति थी, खुद की कॉपी बनाने की ताकत। वो खुद को 2 भागों में बांट सकता था और अपनी तरह के नए जीव पैदा कर सकता था। यही शक्ति आगे चलकर पूरी पृथ्वी को बदलने वाली थी। अरबों सालों तक ये छोटे छोटे जीव ही हमारे ग्रह के असली राजा रहे। उन्होंने समुद्रों को भर दिया, वातावरण को बदला और धीरे धीरे खुद को नए रूपों में ढालते रहे। इन जीवों ने एक दिन ऐसा काम किया जिसने दुनिया की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। उन्होंने सूरज की रोशनी से ऊर्जा बनाना सीख लिया। इस प्रक्रिया को हम आज फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसके बदले में वे एक गैस छोड़ते थे, ऑक्सीजन। आज ये गैस हमारे लिए जीवन है, लेकिन उस समय ये जहर थी। ऑक्सीजन के बढ़ते स्तर ने उस दौर के करोड़ों जीवों को खत्म कर दिया। ये पृथ्वी के इतिहास की पहली बड़ी सामूहिक तबाही थी। लेकिन विकास का नियम यही है, जो बचता है वही आगे बढ़ता है। कुछ जीवों ने ऑक्सीजन में सांस लेना सीख लिया और यहीं से जीवन का नया अध्याय शुरू हुआ। लगभग 54 करोड़ साल पहले जीवन में एक जबरदस्त विस्फोट हुआ, जिसे कैम्ब्रियन विस्फोट कहा जाता है। अचानक समुद्रों में अजीब और जटिल जीव दिखाई देने लगे। पहली बार आंखें बनी, पहली बार रीढ़ की हड्डी बनी और पहली बार शिकारी और शिकार का खेल शुरू हुआ। ये प्रकृति का सबसे बड़ा युद्ध था, जिंदा रहने की लड़ाई। इसी संघर्ष ने जीवों को तेज, मजबूत और समझदार बनाया। समय के साथ कुछ जीवों ने पानी छोड़कर जमीन पर कदम रखा। पहले छोटे पौधे आए, फिर कीड़े, फिर उभयचर, जो पानी और जमीन दोनों पर रह सकते थे। उनसे सरीसृप बने और फिर आया डायनासोर का युग। लगभग 15 करोड़ सालों तक डायनासोर इस धरती के राजा रहे। वे विशाल थे, ताकतवर थे और लगभग हर वातावरण में राज करते थे। उस समय हमारे पूर्वज छोटे, डरपोक स्तनधारी थे, जो रात में बाहर निकलते और दिन में छिप जाते थे। वे इस कहानी में सिर्फ एक छोटा सा फुटनोट थे। फिर करीब 66 करोड़ साल पहले आसमान से मौत गिरी। एक विशाल एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराया और पूरी दुनिया को हिला दिया। सूरज की रोशनी बंद हो गई, तापमान गिर गया और लाखों प्रजातियां खत्म हो गईं। डायनासोर भी इस तबाही का शिकार बने। ये अंत था, लेकिन हमारे लिए यही शुरुआत थी। जब बड़े राजा खत्म हुए, तब छोटे जीवों को मौका मिला। डायनासोर के जाने के बाद स्तनधारी खुलकर फैलने लगे। वे दिन में निकलना शुरू किया, नए इलाकों पर कब्जा किया और धीरे धीरे विकसित होने लगे। उन्हीं में से कुछ प्रजातियां पेड़ों पर रहने लगी। यहीं से हमारे प्राइमेट पूर्वजों की कहानी शुरू होती है। उनके हाथों में पकड़ने की ताकत थी, आंखें सामने की ओर थीं और दिमाग थोड़ा बड़ा था। वे शाखाओं पर कूदते, फल खाते और सुरक्षित जीवन जीते थे। लगभग 1.2 करोड़ साल पहले ड्रायोपिथेकस जैसे वानर अफ्रीका और एशिया के जंगलों में रहते थे। उनका पूरा जीवन पेड़ों पर बीतता था। लेकिन कुदरत कभी स्थिर नहीं रहती। पृथ्वी के भीतर हलचल से अफ्रीका में ग्रेट रिफ्ट वैली बनी, पहाड़ बने, बारिश का पैटर्न बदला और घने जंगल धीरे धीरे खत्म होने लगे। उनकी जगह खुले घास के मैदान यानी सवाना ने ले ली। हमारे पूर्वजों के लिए ये एक संकट था। पेड़ खत्म हो रहे थे, भोजन कम हो रहा था और सुरक्षा भी घट रही थी। एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक कूदना अब संभव नहीं था। बीच में खुले मैदान थे, जहां शिकारियों का राज था। बहुत सी प्रजातियां इस बदलाव को सहन नहीं कर पाईं और हमेशा के लिए खत्म हो गईं। लेकिन हमारे पूर्वजों की एक शाखा ने रिस्क उठाया।
उन्होंने नीचे उतरने का फैसला किया। जमीन पर उतरना आसान नहीं था, उनका शरीर इसके लिए बना ही नहीं था। वे 4 पैरों पर चलते थे, जिससे दूर तक नहीं देख पाते थे। हर पल खतरा बना रहता था, लेकिन इसी खतरे ने विकास को तेज किया। धीरे धीरे कुछ जीवों ने ज्यादा सीधे चलना शुरू किया। यही आगे चलकर ऑस्ट्रेलोपिथेकस बने। लूसी का कंकाल इसका सबसे बड़ा सबूत है। वो 2 पैरों पर चल सकती थी। उसका शरीर हमें दिखाता है कि इंसान बनने की राह में पहला कदम दिमाग नहीं, बल्कि चलने का तरीका था। 2 पैरों पर चलने से हाथ आजाद हो गए। अब वे बच्चों को उठा सकते थे, खाना ले जा सकते थे और हथियार पकड़ सकते थे। वे लंबी घास के ऊपर से देख सकते थे और खतरे को पहले पहचान सकते थे। ये सब धीरे धीरे हुआ, लेकिन यहीं से इंसान बनने की असली यात्रा शुरू हुई। इस दौर के जीव अभी भी पूरी तरह इंसान नहीं थे। वे पेड़ों पर चढ़ सकते थे और जमीन पर भी रह सकते थे। वे 2 दुनियाओं के बीच फंसे हुए थे, लेकिन उनके आजाद हाथों में भविष्य छिपा था। वही हाथ आगे चलकर पत्थर तोड़ेंगे, आग जलाएंगे और सभ्यता बनाएंगे। ये सिर्फ शरीर का विकास नहीं था, ये सोच का विकास था। ये एक साधारण जानवर से एक समझदार प्राणी बनने की शुरुआत थी। और यहीं पर हमारी कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है, क्योंकि अगला कदम सिर्फ चलना नहीं था। अगला कदम था सोचना, बनाना और बदलना। औजारों की खोज, आग की शक्ति और दुनिया में फैलने की शुरुआत अभी बाकी थी। यही वो मोड़ था जहां से इंसान सच में इंसान बनना शुरू करता है। जब हमारे पूर्वज 2 पैरों पर चलना सीख चुके थे, तब वे अब सिर्फ जंगल के डरपोक जानवर नहीं रह गए थे। वे खुले मैदानों के खिलाड़ी बन चुके थे। लेकिन ये नया मैदान बेहद खतरनाक था। हर तरफ शिकारी थे, मौसम बदलता रहता था और भोजन कभी भी खत्म हो सकता था। इस नई दुनिया में जिंदा रहने के लिए सिर्फ मजबूत शरीर काफी नहीं था। अब जरूरत थी दिमाग की, जरूरत थी सोचने की, योजना बनाने की और अपने हालात को बदलने की ताकत की। ऑस्ट्रेलोपिथेकस जैसे जीव लाखों साल तक अफ्रीका के मैदानों में घूमते रहे। वे फल खाते थे, जड़ें खोजते थे और कभी-कभी मरे हुए जानवरों का मांस भी खाते थे। लेकिन उनका जीवन अब भी सीमित था। वे प्रकृति के नियमों के हिसाब से जीते थे। वे माहौल को नहीं बदलते थे, बल्कि खुद को उसके अनुसार ढालते थे। लेकिन फिर करीब 25 लाख साल पहले कहानी में एक नया किरदार आया, जिसने इंसानी इतिहास की दिशा बदल दी। ये था होमो हैबिलिस, यानी कुशल मानव। होमो हैबिलिस का दिमाग अपने पूर्वजों से काफी बड़ा था। वो चीजों को सिर्फ देखने तक सीमित नहीं था, बल्कि उनके इस्तेमाल के बारे में भी सोच सकता था। यही सोच एक दिन उसे नदी के किनारे ले गई, जहां उसने एक साधारण पत्थर उठाया। शायद उसने देखा कि वो पत्थर दूसरे पत्थर से टकराने पर टूट जाता है और उसके किनारे तेज हो जाते हैं। उसी पल उसके दिमाग में एक नई कल्पना जन्मी। उसने पत्थर को बार बार मारा और एक धारदार औजार बना लिया। वो इंसानी इतिहास का पहला औजार था। इन शुरुआती औजारों को आज हम ऑल्डोवन टूल्स कहते हैं। ये बहुत साधारण थे, बस टूटे हुए पत्थर। लेकिन इन साधारण औजारों में भविष्य छिपा था। अब इंसान सिर्फ हाथों पर निर्भर नहीं था। उसके पास एक ऐसा हथियार था जिससे वो मांस काट सकता था, हड्डियां तोड़ सकता था और चमड़ी अलग कर सकता था। इससे उसके खाने में क्रांति आ गई। पहले हमारे पूर्वज मुख्य रूप से फल, पत्ते और जड़ें खाते थे। इससे उन्हें सीमित ऊर्जा मिलती थी। लेकिन अब वे मांस और बोन मैरो तक पहुंच सकते थे। ये खाना कैलोरी से भरपूर था और दिमाग के विकास के लिए बेहद जरूरी था। होमो हैबिलिस शायद बड़े शिकारी नहीं थे। वे अक्सर शेर या लकड़बग्घे के छोड़े हुए शिकार पर जाते थे, लेकिन अपने पत्थर के औजारों से वे उस शिकार का पूरा फायदा उठा सकते थे। वे हड्डियां तोड़कर अंदर छिपे पौष्टिक मैरो को निकालते थे। यही ऊर्जा आगे चलकर इंसानी दिमाग को और बड़ा बनाने वाली थी। जैसे जैसे इंसान के औजार बेहतर होते गए, वैसे वैसे उसका जीवन भी बदलता गया। अब वो अकेला नहीं जी सकता था। शिकार करना, खाना बांटना और औजार बनाना, ये सब मिलकर ही संभव था। यहीं से सामाजिक जीवन की असली शुरुआत हुई। लोग छोटे समूहों में रहने लगे। वे एक दूसरे पर भरोसा करने लगे। वे अपने बच्चों को सिखाने लगे कि पत्थर कैसे तोड़ना है और खतरे से कैसे बचना है। ये ज्ञान पहली बार पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ने लगा। करीब 19 लाख साल पहले इंसानी इतिहास में एक और बड़ा मोड़ आया। एक नई प्रजाति उभरी, होमो इरेक्टस। इसका मतलब है सीधा खड़ा इंसान। ये प्रजाति कई मायनों में हमसे बहुत मिलती जुलती थी। उनका शरीर लंबा और मजबूत था। उनकी टांगें लंबी थीं, जिससे वे लंबी दूरी तय कर सकते थे। वे अच्छे धावक थे और घंटों चल सकते थे। उनका दिमाग भी होमो हैबिलिस से बड़ा था। होमो इरेक्टस ने औजारों को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। उन्होंने अशूलियन हैंड एक्स बनाए। ये नाशपाती के आकार के, दोनों तरफ से तराशे हुए औजार थे। इन्हें बनाना आसान नहीं था।
इसके लिए योजना, धैर्य और अभ्यास चाहिए था। ये इस बात का सबूत था कि इंसान अब सिर्फ तुरंत जरूरत के लिए नहीं बल्कि भविष्य को सोचकर काम करने लगा था। लेकिन होमो इरेक्टस की सबसे बड़ी खोज अभी बाकी थी, एक ऐसी खोज जिसने इंसान को जानवरों से हमेशा के लिए अलग कर दिया। ये खोज थी आग। शायद शुरुआत में इंसान ने जंगल की आग देखी होगी, जलते हुए पेड़, चमकती लपटें और गर्मी। उसने देखा होगा कि आग जानवरों को दूर रखती है और ठंड में राहत देती है। धीरे धीरे उसने जलती हुई टहनी को उठाकर अपने ठिकाने तक लाना सीख लिया। बाद में उसने खुद आग पैदा करना भी सीख लिया। लगभग 8 लाख से 3 लाख साल पहले इंसान ने आग पर नियंत्रण पा लिया था। आग ने इंसानी जीवन में क्रांति ला दी। सबसे पहले खाने में बदलाव आया। पका हुआ खाना नरम होता था, आसानी से पचता था और ज्यादा ऊर्जा देता था। इससे बीमारियां कम हुई और शरीर को ज्यादा ताकत मिली। इस अतिरिक्त ऊर्जा का सबसे बड़ा फायदा दिमाग को हुआ। दिमाग और बड़ा और तेज होता गया। दूसरा फायदा सुरक्षा थी। रात में जलती आग शेर और तेंदुए को दूर रखती थी। अब इंसान रात में चैन से सो सकता था। गुफाएं सुरक्षित बन गई। तीसरा फायदा सामाजिक था। आग के चारों ओर लोग इकट्ठा होते थे। वे खाना बांटते थे, आवाजें निकालकर बातें करते थे और शायद अपनी शुरुआती कहानियां सुनाते थे। यहीं से भाषा की नींव पड़ी। आग ने इंसान को ठंड से लड़ने की ताकत भी दी। अब वो सिर्फ अफ्रीका के गर्म इलाकों तक सीमित नहीं था, वो ठंडे इलाकों में भी जा सकता था। यही वजह थी कि होमो इरेक्टस अफ्रीका से बाहर निकलने वाला पहला इंसान बना। करीब 18 लाख साल पहले इंसान ने दुनिया की खोज शुरू की। छोटे छोटे समूह अफ्रीका से निकलकर मध्य पूर्व पहुंचे। वहां से कुछ एशिया गए, कुछ यूरोप की ओर बढ़े। इंडोनेशिया में जावा मैन और चीन में पेकिंग मैन इसके सबूत हैं। ये लोग अनजान रास्तों पर चलते थे, नए जानवरों से लड़ते थे और नए मौसम से जूझते थे। वे दुनिया के पहले खोजकर्ता थे। ये आसान नहीं था। रास्ते में कई लोग मरे। भूख, ठंड और बीमारी ने उन्हें कमजोर किया, लेकिन जो बचे वो और मजबूत बनकर निकले। उन्होंने नए इलाकों के हिसाब से खुद को ढाल लिया। कहीं मोटा शरीर बना, कहीं पतली त्वचा, कहीं ज्यादा बाल। ये सब विकास का खेल था। अब इंसान सिर्फ प्रकृति का हिस्सा नहीं था, वो प्रकृति को चुनौती देने लगा था। वो आग से ठंड हराता था, औजारों से जानवरों को मात देता था और दिमाग से मुश्किलों का हल निकालता था। वो धीरे धीरे इस ग्रह का सबसे खतरनाक प्राणी बनता जा रहा था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। असली जादू अभी बाकी था। एक ऐसा जादू जो इंसान को सिर्फ ताकतवर नहीं बल्कि अद्वितीय बनाने वाला था। वो था भाषा, कल्पना और सोच की उड़ान। और यही हमें ले जाएगा होमो सेपियंस तक। अगले भाग में हम देखेंगे कि कैसे इंसान ने शब्दों की ताकत खोजी, कैसे निएंडरथल से मुकाबला हुआ और कैसे हम पूरी दुनिया के मालिक बन गए। जब इंसान ने भाषा, कला और विश्वास की ताकत से पूरी दुनिया जीत ली, जब इंसान आग, औजार और यात्राओं की ताकत सीख चुका था, तब वो अब सिर्फ एक जीव नहीं रहा था, वो बदल रहा था। उसके दिमाग में कुछ नया जन्म ले रहा था, सोचने का एक नया तरीका, दुनिया को देखने का एक नया नजरिया। वो अब सिर्फ आज के लिए नहीं जी रहा था, बल्कि कल के बारे में भी सोचने लगा था। यही बदलाव आगे चलकर उसे बाकी सभी जीवों से अलग करने वाला था। करीब 3 लाख साल पहले अफ्रीका में एक नई प्रजाति उभरी, होमो सेपियंस। इसका मतलब था बुद्धिमान मानव। इनका शरीर हल्का था, चेहरा सपाट था और खोपड़ी के अंदर एक बड़ा जटिल दिमाग था। यही दिमाग उनकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला था। वे तेज नहीं थे, ना ही सबसे मजबूत थे, लेकिन वे सबसे ज्यादा समझदार थे। होमो सेपियंस धीरे धीरे अफ्रीका में फैलने लगे। उन्होंने बेहतर औजार बनाए, बेहतर शिकार किया और बेहतर तरीके से समूह बनाए। वे सिर्फ परिवार नहीं थे, वे एक समुदाय थे। वे एक दूसरे पर भरोसा करते थे, वे मिलकर फैसले लेते थे और सबसे खास बात, वे बातें करते थे। उनकी भाषा साधारण आवाजों से आगे बढ़ चुकी थी। अब वे सिर्फ खतरा या खाना नहीं कहते थे, वे अतीत की बातें कर सकते थे, भविष्य की योजनाएं बना सकते थे और ऐसी चीजों के बारे में बात कर सकते थे जो मौजूद ही नहीं थी, जैसे आत्माएं, देवता, कहानियां और सपने। यही कल्पना की ताकत उन्हें सबसे अलग बनाती थी। लगभग 70,000 साल पहले होमो सेपियंस ने एक बड़ा कदम उठाया। कुछ छोटे समूहों ने अफ्रीका छोड़ दिया। वे उत्तर की ओर बढ़े, मध्य पूर्व पहुंचे और फिर अलग अलग दिशाओं में फैल गए। ये इंसान का अब तक का सबसे साहसिक सफर था। उनके पास न नक्शे थे, न तकनीक, न सुरक्षा, सिर्फ हिम्मत, दिमाग और एक दूसरे का साथ था। जब वे यूरोप पहुंचे तो उनका सामना एक दूसरी मानव प्रजाति से हुआ, निएंडरथल से। निएंडरथल मजबूत थे, ताकतवर थे और ठंडे मौसम में जीने के एक्सपर्ट थे। उनका दिमाग हमसे भी थोड़ा बड़ा था। वे अच्छे शिकारी थे और सामाजिक जीवन भी जीते थे। वे अपने मृतकों को दफनाते थे, जो भावनाओं और सम्मान का संकेत था।
हजारों सालों तक होमो सेपियंस और नियांडरथल एक ही धरती पर रहे। उन्होंने एक ही जानवरों का शिकार किया, एक ही गुफाओं में रहे और कभी कभी आपस में मिले भी। आज भी कई इंसानों के डीएनए में नियांडरथल के अंश मौजूद हैं। ये इस बात का सबूत है कि वे सिर्फ दुश्मन नहीं थे, बल्कि कभी कभी परिवार भी बने। लेकिन धीरे धीरे नियांडरथल गायब हो गए। क्यों? इसका पूरा जवाब आज भी नहीं मिला है। शायद वे बदलते मौसम के साथ ढल नहीं पाए, शायद वे बड़े समूह नहीं बना सके, शायद वे संसाधनों की दौड़ में पीछे रह गए, या शायद होमो सेपियंस की सामाजिक और मानसिक ताकत ने उन्हें पछाड़ दिया। जो भी कारण रहा हो, अंत में सिर्फ एक मानव प्रजाति बची, हम। होमो सेपियंस की सबसे बड़ी ताकत थी सहयोग। वे सैकड़ों लोगों के समूह बना सकते थे। वे एक ही कहानी, एक ही विश्वास और एक ही लक्ष्य से जुड़े रहते थे। यही विश्वास उन्हें जोड़ता था। चाहे वो कबीले की कहानी हो, कोई देवता हो या कोई परंपरा, इन काल्पनिक चीजों ने इंसान को एकजुट रखा। इसी दौर में इंसान ने कला पैदा की। गुफाओं की दीवारों पर जानवरों की पेंटिंग बनी, हड्डियों और सीपियों से गहने बनाए गए। ये सिर्फ सजावट नहीं थी, ये पहचान थी। ये दिखाने का तरीका था कि मैं कौन हूं और मैं किस समूह का हिस्सा हूं। धीरे धीरे इंसान पूरी दुनिया में फैल गया। उसने नाव बनाकर समुद्र पार किए। वो ऑस्ट्रेलिया पहुंचा, वो साइबेरिया की बर्फ में चला, वो बेरिंग स्ट्रेट पार करके अमेरिका पहुंचा। लगभग 13,000 साल पहले तक इंसान अंटार्कटिका को छोड़कर हर महाद्वीप पर पहुंच चुका था। लेकिन जैसे जैसे इंसान फैलता गया, वैसे वैसे उसने दुनिया को बदलना शुरू किया। कई बड़े जानवर उसकी वजह से खत्म हो गए, जंगल कटे, नदियों का रास्ता बदला। पहली बार कोई जीव इतना शक्तिशाली बना कि वो पूरी पृथ्वी को प्रभावित करने लगा। फिर करीब 12,000 साल पहले इंसान ने एक और क्रांति की, खेती। उसने घूमना छोड़कर बसना शुरू किया। उसने अनाज उगाया, जानवर पाले और गांव बसाए। गांव शहर बने, शहर सभ्यताएं बनी। मिस्र, मेसोपोटामिया, सिंधु घाटी, चीन, सब यहीं से पैदा हुए। इंसान ने लिखना सीखा, उसने गणित बनाया, उसने विज्ञान खोजा, उसने धर्म बनाए, उसने कानून बनाए, उसने साम्राज्य खड़े किए, उसने युद्ध किए, वो जीत हासिल की और हार भी झेली। वो चांद तक पहुंचा, उसने परमाणु शक्ति बनाई, उसने इंटरनेट बनाया, उसने पूरी दुनिया को एक स्क्रीन में समेट लिया। लेकिन इस सारी तरक्की के बीच एक सवाल हमेशा हमारे साथ रहा, हम कौन हैं? हम सिर्फ एक जानवर हैं जिसने ज्यादा सोचना सीख लिया, या हम कुछ और हैं? जब हम आईने में खुद को देखते हैं तो हमें सिर्फ एक चेहरा नहीं दिखता, हमें उसमें लाखों सालों की कहानी दिखती है। हमें उस पहले जीव की हिम्मत दिखती है जिसने समुद्र में जन्म लिया। हमें उस मछली की जिद दिखती है जिसने जमीन पर कदम रखा। हमें उस प्राइमेट का साहस दिखता है जिसने पेड़ों से नीचे उतरने की हिम्मत की। हमें लूसी की चाल दिखती है। हमें होमो हैबिलिस का औजार दिखता है। हमें होमो इरेक्टस की आग दिखती है। हमें होमो सेपियंस की कल्पना दिखती है। हम सिर्फ इंसान नहीं हैं, हम इतिहास हैं, हम संघर्ष हैं, हम विकास हैं। आज हमारे पास ऐसी ताकत है कि हम इस ग्रह को बचा भी सकते हैं और खत्म भी कर सकते हैं। हमने जलवायु बदली है, जंगल काटे हैं और समुद्र प्रदूषित किए हैं। अब पहली बार ऐसा हुआ है कि पृथ्वी का भविष्य हमारे फैसलों पर निर्भर करता है। हमारी यात्रा आग के गोले से शुरू हुई थी और आज हम सितारों की ओर देख रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम इतने समझदार हैं कि इस ताकत का सही इस्तेमाल कर सकें? क्योंकि विकास की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये हर दिन लिखी जा रही है। हमारे फैसलों से, हमारे कामों से, हमारी सोच से हम जानवरों से इंसान बने। अब अगला कदम क्या होगा, ये जवाब भविष्य देगा और वो भविष्य हम ही बनाएंगे।